तो मैम ये जो प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म की, ये जैसे कि आपने कहा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, तो क्या इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं? क्या पेरेंट्स की वजह से भी होता है ये? बच्चा जब बॉर्न होता है और इमीडिएटली अगर बच्चा रोया नहीं है तभी भी जाके हम बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है आगे जाके। आप एक्टिविटीज भी कराते हो, तो एसएलडी और एलडी में भी कुछ स्टेजेस होती हैं क्या? स्टेजेस नहीं होती, हम यहाँ पर आईक्यू लेवल टेस्ट करते हैं। तो जब हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसा होता है डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैल्केसिया होता है। डिसलेक्सिया जब हम बोलते हैं तो दैट मीन्स वो बच्चा रीड नहीं कर पाता है। बच्चे को लिखना कैसे समझ में नहीं आ रहा है। सी बोर्ड से जब बच्चा बराबर कॉपी नहीं कर पा रहा है तो दैट्स अ कंसर्न। और ऐसे बच्चों के लिए घर पे यूज की जाने वाली कौन सी थेरेपी हो सकती है? घर पे वही है कि आप पढ़ाई किस तरह से ले सकते हैं। आप अगर वो पढ़ाई अगर सीबीएसई में है बच्चा, सीबीएसई का तो बहुत क्वेश्चन रहता है, आईसीएसई का भी बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो आप किस तरह से कराएंगे? तो आपको उस बच्चे को उस नॉर्मल वे में उसके लेवल पे आके उसको समझाना है। तो मैम जैसे कि ऑटिज्म हो गए, एडीएसडी, एसएलडी और एलडी बच्चे हो गए, तो इनकी मैरिज लाइफ कैसी होती है? अब शादी की बात करते हैं, सबसे पहले तो मेरा बच्चा स्कूल से कॉलेज जाएगा, कॉलेज से हायर डिग्री लेगा, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमको बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है और ये सब चीज वो थेरेपी सेंटर में जाके नहीं होता है, वो घर में हमको करना पड़ता है। आज के समय में हमारे बीच ऐसे कई बच्चे हैं जो ऑटिज्म, एडीएसडी, एसएलडी और एलडी जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। इन्हें अक्सर एक बीमारी के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में ये एक ऐसी स्थिति है जिन्हें सही समाधान, सही पहचान, प्रॉपर गाइडेंस और सही सपोर्ट की रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही बच्चों को हम और आप और हमारा समाज स्पेशल किड कहते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते क्या हैं, क्यों होते हैं, इनके साइन क्या होते हैं, इनकी थेरेपीज और काउंसलिंग कैसे बच्चों को और पेरेंट्स की मदद कर सकती है, और इन्हें समझने व सपोर्ट करने का प्रोफेशनल अप्रोच क्या होना चाहिए। और इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर प्रमिला अधिया मैम, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और थेरेपिस्ट हैं, जो 25 से भी अधिक वर्षों से एजुकेशन और स्पेशल केयर के फील्ड में काम कर रही हैं और ऑटिज्म, एडीएसडी, एसएलडी, एलडी से परेशान बच्चों व परिवारों को सही दिशा और समाधान प्रदान कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही हाल ही में उन्हें स्पेशल एजुकेशन और सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय अशोका सम्मान अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाएं ऐसी पर्सनालिटी के साथ हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हेलो मैम। हेलो एंड वेलकम टू द आवर डिजिटल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैम ये जो पॉडकास्ट है, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग है। ऑटिज्म पे लेके है, एडीएसडी, एसएलडी हो गए, हमारे एलडी, जिनको ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे हम बच्चों को स्पेशल किड बोल देते हैं। तो इस पे आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है और मुझे काफी, सच बताऊं, को काफी क्यूरियोसिटी भरा हुआ इस समय में और काफी अच्छा भी लग रहा है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरा पहला सवाल आपसे ये है मैम कि ऑटिज्म आखिर क्या होता है? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि बच्चा जब बॉर्न होता है उसके बाद हमारे बहुत सारे काम रहते हैं उसके अंदर। उनको देखना, समझना, उनके एक्शन समझना, उनकी आई कांटेक्ट समझना। जैसे हम बच्चे साथ खेलते हैं तो बच्चा नॉर्मली खेल रहा है आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, बच्चा टाइम पे चला है, टाइम पे बैठता है, टाइम पे क्रॉल हुआ है, ऑल दीज थिंग्स। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो बोलते हैं, और ऑटिज्म एक इस टाइप का डिसऑर्डर है जो बहुत सारी स्टेट्स होते हैं उसके अंदर। जैसे बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, राइट, तभी आपको ऐसा लगता है मैंने इतने बार बुलाया बच्चे को, बच्चा ने आई कांटेक्ट नहीं किया, सुना नहीं, मुझे देखा नहीं, सो दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो ऑटिज्म इज आल्सो वन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं। ओके, तो एक तो ऑटिज्म होता है और फिर एडीएसडी हो गए, हमारे एसएलडी होंगे, फिर एलडी हो गया, तो इनमें डिफरेंस क्या होते हैं? सब अलग अलग होता है। जैसे ऑटिज्म तो मैंने आपको बता दिया। एडीएचडी होता है जो बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं। एडीएचडी का मतलब ही होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मतलब बहुत हाइपर होता है बच्चा। जनरली बच्चे हाइपर तो होते ही है, हम नॉर्मली हम बोलते हैं बच्चे बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है, पर ये बच्चा एक सेकंड भी बैठता नहीं। स्कूल में भी अगर क्लास में देखेंगे तो बच्चा घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, वो बैठता ही नहीं क्लास में। तो तभी एक कंसर्न होता है कि व्हाई दिस चाइल्ड इज डूइंग दैट वे, क्या प्रॉब्लम है,
क्योंकि बच्चे में बहुत एनर्जी भरी हुई रहती है। तो वो एनर्जी हम कैसे यूज करें, क्या होता है करके, ये क्यों ऐसा हुआ, दैट इज ADHD। देन कमिंग टू LD जब हम बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कुछ बच्चे बराबर से लिख नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते हैं, जबकि उनका एज इतना रहता है कि उनको ये एज में लिखना होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, उनको बोलना आना चाहिए अच्छे से, उनको पढ़ना आना चाहिए, राइट। तो वो सब नहीं होता है, मैथ्स नहीं करना आता है, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन नहीं आता है। सो ये सारे हम LD में डालते हैं। और SLD होता है स्लो लर्निंग डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी इस टाइप का रहता है कि कुछ बच्चे सिर्फ लिखना नहीं समझते हैं, बोलना आता है, रीड करना आता है, लेकिन वो लिखना नहीं जानते हैं। कुछ बच्चे मैथ्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हुआ है, क्या उसे SLD भी हो सकता है, LD भी हो सकता है, ADHD भी हो सकता है? इट डिपेंड्स, लाइक आप किस तरह से उस बच्चे को नर्चर करते हैं। जब एक बच्चे को ऑटिज्म हुआ है, ऑटिस्टिक बच्चे जो रहते हैं उनका तो IQ लेवल बहुत हाई रहता है, उनको हम SLD बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन उन बच्चे को हमको नर्चर अच्छे से करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से वो सारे थेरेपीज ले सके, और उनकी जो टैलेंट है, नहीं, उनके पास बहुत टैलेंट रहता है, वो हमको टैलेंट समझना है उन बच्चों का। तो मैम ये जो प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म की, ये जैसे कि आपने कहा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, तो क्या इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं? क्या पेरेंट्स की वजह से भी होता है ये? यस, ऑटिज्म का जो रहता है दैट इज, एक तो होता है हेरिडिटरी होता है, यानी घर में किसी को होगा पहले, नहीं तो हमने समझ में नहीं आता है, क्योंकि पहले के जमाने में तो ये सब चीज होता ही नहीं था, ऑटिज्म, SLD ये सब नहीं होता था, ADHD। तो ये जो रहता है कि घर में अगर किसी को रहता है तो वो पास ऑन हो जाता है, जनरेशन से पास ऑन होता है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग होता है कि प्रेगनेंसी में ही माँ ने अगर ख्याल नहीं रखा है बराबर से, तब भी जाके भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो वो इमीडिएटली न्यूरोलॉजिकल में प्रॉब्लम हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल जीन्स में प्रॉब्लम होता है, सो दैट आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम। बच्चा जब बॉर्न होता है और इमीडिएटली अगर बच्चा रोया नहीं है, तभी भी जाके हम बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है आगे जाके बच्चे। अब वो कितना इंटेंसिटी होता है, इट डिपेंड्स। वो बच्चा जैसे जैसे बड़े होता है तब पता चलता है कितना इंटेंस है, वो कौन से लेवल पे है बच्चा, इंटरमीडिएट में है या एक्सट्रीम में है या एकदम लो लेवल पे है। तो जैसा कि आपने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है अगर रोया नहीं तुरंत, तो अगर ऐसे बच्चे रोए नहीं तो बाद में चल के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है फिर यहाँ? वो कहीं पर भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला तो न्यूरोलॉजिकल दैट इज उसका माइंड ही उसका स्लो चलता है। यस, उसका वहीं पर उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यानी वो दूसरे बच्चों के जैसे नॉर्मली वो नहीं करता है, जैसे नॉर्मली टर्न करना होता है, नॉर्मली बातें करना होता है। जब हम स्पीच में बोलते हैं ब्लैबरिंग बोलते हैं, ब्लैबरिंग नहीं करता है। जो बच्चे पहले जो 6 महीने में बच्चे ब्लैबरिंग करना चालू करते हैं, ऐसा, राइट। और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि बच्चे ने माँ बोला, पापा बोला, कुछ बोला ऐसे, लेकिन वो बच्चा नहीं करता है। तो वो एज माइलस्टोन्स जो होता है ना, वो डिले होते जाते हैं। तो एज माइलस्टोन्स डिले होते हैं, दैट मीन्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया बच्चे में। तो वो बहुत जल्दी इंटरवेंशन करना होता है, बहुत जल्दी समझना पड़ता है। अगर पेरेंट्स अगर जल्दी समझते नहीं है और ऐसे ही जाने देते हैं कंसर्न की ठीक है वो बोलेगा वो करेगा, तो वो इंटेंस होने बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे ही उसके न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी सब ग्रो होते हैं अच्छे से, तो उसमें उसका वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। मैम जैसे अभी आपने कहा कि पेरेंट्स ने अगर ध्यान नहीं दिया तो जल्दी समझा नहीं, तो ऐसे क्या क्या साइन होते हैं जो पेरेंट्स को पहले पता कर लेनी चाहिए, तुरंत समझना चाहिए कि हाँ अभी बच्चा इस स्टेट्स में जा रहा है तो हमें ये करना चाहिए? सबसे पहले वही बताया जो पेरेंट्स को देखना चाहिए, एज माइलस्टोन्स, कि उस टाइम पे बच्चा क्रॉल किया है कि नहीं, उस टाइम पे बच्चा बैठा है कि नहीं, उस टाइम पे ब्लैबरिंग चालू किया है कि नहीं। एंड सबसे बड़ी बात होती है आई कांटेक्ट। ऑटिस्टिक बच्चों का सबसे पहला जो हमारा स्टेज दिखता है वो है आई कांटेक्ट। अगर बच्चे ने आई कांटेक्ट नहीं किया है, आप बुला रहे हैं कितनी बार तो भी बच्चे अपने ही वर्ल्ड में है, वो आई कांटेक्ट नहीं करता, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आपको देखना पड़ता है। सो दीज ऑल स्टेज समझना होता है हमको कि कौन सी एज माइलस्टोन पे आपका बच्चा, कौन से एज पे आपका बच्चा चल रहा है, कौन सी एज पे ब्लैबरिंग कर रहा है, कौन सी एज पे आपको पहचान रहा है, कौन सी एज पे आई कांटेक्ट करता है,
That is very important for parents to know that. तो मैम जब आपके पास कोई बच्चा आता है, पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, बच्चे ही बोलेंगे क्योंकि बच्चे आते हैं, जब कोई बच्चा आता है तो आप किस तरीके से पहचानते हो कि इन्हें ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, SLD है या फिर ADHD है या फिर LD है? सी जैसे बच्चे आते हैं तो सबसे पहले तो समझता है, उनके एक्शन समझ में आते हैं। जैसे ADHD बच्चा होगा तो वो कभी भी बैठता नहीं है, उसके पेरेंट्स के साथ और मेरे साथ बात करने भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो यहाँ फिजिटिंग करेगा, यहाँ हाथ लगाएगा, वहाँ हाथ लगाएगा, वो ये लेगा, वो लेगा, सब कुछ करेगा, शांत नहीं बैठेगा। हम बोलते रहेंगे तो भी वो नहीं शांत बैठने वाला है। That is one of the states. Second thing है, ऑटिस्टिक बच्चा जब रहता है तो इतना हाई एनर्जी लेवल नहीं रहता है, बट ये जब हम बात करते हैं उसके साथ तो हम उसके आई कांटेक्ट देखते हैं, वो हमको देख के बात कर रहा है कि नहीं, वो किस तरह से देखता है, कहाँ देखता है, व्हाट ही इज डूइंग। सो ये जो है सिम्टम्स बोलते हैं हम इसको। सो ये अर्ली सिम्टम्स है जो समझ में आता है कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस चाइल्ड, ही इज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, ऐसे बोलते हैं। तो ये आप लोग ऐसे ही पहचानते हो या फिर टेस्ट भी होता है इसका? टेस्टिंग होता है। बाद में जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मेरा सिर्फ काम इतना होता है कि बताना कि दीज आर द सिम्टम्स, और आप अभी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करिए। तो उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे जाना बहुत ही कंपल्शन रहता है। अगर इसमें उन्होंने अगर डिले कर दिया तो वो जो ऑटिज्म या ADHD वो बहुत जल्दी बढ़ता है बच्चे में। अगर वो बिगिनर्स लेवल में भी होगा तो बहुत जल्दी इंटरमीडिएट लेवल में चला जाएगा एंड बहुत जल्दी एक्सट्रीम में। सो जैसे ही अगर आपको पता चलता है पेरेंट्स को कि यस अगर आपके बच्चे में सिम्टम्स है तो इमीडिएटली असेसमेंट के लिए जाइए। देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू असेसमेंट। नहीं भी होगा तो आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ठीक है मेरा बच्चा इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो पेरेंट्स को वो चेक करना चाहिए। अगर वो वहां पर चूक गए तो वो बहुत जल्दी बढ़ता है। बट आज के टाइम पे पहले फ्री हो पाएंगे तभी बच्चों को भी ध्यान दे पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों पे ध्यान देना कितना जरूरी होता है मैम? अगर देखा जाए तो आज पहले तो जॉब चल रही है, तो जितनी भी माएँ हैं आज के टाइम पे वो जॉब के लिए भी जा रही हैं, तो मेड को अपने बच्चे को सौंप के जाती हैं, खुद ध्यान नहीं रखती है। लेकिन अभी इसी टाइम पहले अगर देखिए तो जब मैं पैदा हुआ था, मैं बताऊं तो मम्मी तो थी लेकिन दादा दादी भी ज्यादा ध्यान रखते थे बच्चा क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। तो आज के टाइम पे कितना जरूरी है? आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, तो इसके लिए बहुत लोगों को दौड़ दौड़ी रहती है, पैसे कमाना रहता है, बच्चों का फ्यूचर देखना रहता है, वो सब। लेकिन बहुत सारी चीजें हम चूक जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है, जो बच्चों का ग्रोथ होता है, वो हम देख नहीं पाते हैं। वो कब पता चलता है? जब बच्चा स्कूल में जाता है। अब नर्सरी में जाता है तो ठीक है, टीचर भी देखती है कि ओके बच्चा तो अभी नर्सरी में है, कर लेगा, पेंसिल नहीं पकड़ता है, ये नहीं वो नहीं, ओके। जूनियर में जाता है फिर भी टीचर सोचती है कि कर लेगा। लेकिन जब ईयर एंड होने को आता है तब हमें समझ में आता है कि ये बच्चा नहीं कर रहा है। तब जाके पेरेंट्स का कंसर्न होता है, अरे मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? टीचर एक्टिविटी दे रही है, वो देख नहीं रहा है टीचर की तरफ। ADHD बच्चा होगा तो वो क्लास में बैठता ही नहीं, सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है बच्चे में। तो वो जब भी इतना लेट मालूम पड़ता है उससे पहले ही माओ को पहले देखना चाहिए। ठीक है आप बहुत बिजी रहते हैं आपके काम में, नो प्रॉब्लम, बट गिव सम टाइम टू योर चाइल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ही लेकर आए उस बच्चे को, अगर आप ही नहीं देखेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैम आप ही लेके आए बच्चे को, आप ही नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो सबसे बड़ी दिक्कत पेरेंट्स की ही हो जाती है। एक तो अगर देखिए तो स्पेशल किड तो हमें हमारे आजू बाजू के लोग बोलते हैं, ये एक तो नाम दे दिया है स्पेशल किड से, बट यहाँ पे पेरेंट्स भी होते हैं ना मैम कई कि जो अपने बच्चे को बाहर ही नहीं लेके जाते। अगर ऐसी प्रॉब्लम से बच्चा उनका जूझ रहा है, ऑटिज्म से है, ADHD से है, ऐसी प्रॉब्लम से अगर बच्चा उनका जूझ रहा है तो बच्चे को बाहर ही नहीं लेके जाते। तो बच्चा भी सोच रहा होता है कि मैं खुद ही स्पेशल हूँ। तो क्या उसे ये फील कराना स्पेशल सही है? नहीं, दैट इज रॉन्ग। ये हद तक पहुंचाना ही नहीं चाहिए बच्चे को, इस लिमिट तक नहीं पहुंचाना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो बड़े बच्चों में होता है, राइट? बड़े बच्चों को ऐसे स्पेशल नहीं बोलते हैं। एज अ स्पेशल एजुकेटर मैं भी कभी मेरे बच्चों को स्पेशल नहीं बोलती हूँ। आई जस्ट से दीज आर द सिम्टम्स। पेरेंट्स को मैं सिर्फ इतना बोलती है सिम्टम्स है, आप जाके प्लीज चेक कराइए। स्पेशल बोलना ही नहीं है आपके बच्चे को, स्पेशल नहीं है, वो तो स्टार किड है आपके, वो इतना अच्छा सोच सकते हैं, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम उनको लेबल नहीं दे सकते। दैट इज रॉन्ग। आप स्पेशल देना ही नहीं है, पेरेंट्स को बोलना ही नहीं स्पेशल है। वो हमको बताए कि मेरे बच्चे में क्या एबिलिटी है। एज अ पेरेंट आपको समझना चाहिए कि यस, और ये पेरेंट जो छुपाते हैं वो नहीं करना चाहिए। दैट इज रॉन्ग। जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिकल असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है,
साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपने नहीं किया तो आपको शर्म आएगा बाहर किसी बच्चे को लेके जाने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा वो वाले स्टेट्स दिखाएगा। शादी में लेके जाता है, जो ऑटिस्टिक बच्चे उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, उनको इतना सारा भीड़ पसंद नहीं आता है, उनको वो देखने को पसंद नहीं आता है, उनको साउंड पसंद नहीं आता है, तो वो बच्चा अपना टॉन्टम्स करेगा बिकॉज उसमें वो ट्रेट्स है। तो तब जाके अगर आप बोलो मुझे शर्म आता है बच्चे को नहीं लेके जाना है, दैट इज रॉन्ग ऑन योर पार्ट, यू कैन नॉट डू दैट वे। आप नहीं कर सकते हैं, ऐसे करना ही नहीं है, इस हद तक पहुंचना ही नहीं है आपको। बिल्कुल। अगर हम उनको अलग तरीके से देखेंगे तो वो दुनिया को फिर भी अलग तरीके से देखेंगे पूरा। करेक्ट। तो मैम ये जो ऑटिज्म के किड्स होते हैं, जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, ये कितने टाइप के होते हैं ऑटिज्म? सी ये एक्चुअली बहुत टाइप के ऑटिज्म्स रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। बच्चे क्या क्या है, सब स्टेट्स एक बच्चे में नहीं मिलता है। किसी को सेंसरी इश्यूज होते हैं, किसी को वर्चुअल इश्यूज होते हैं, राइट। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के ऑटिज्म रहते हैं, बट लेवल जो रहते हैं वो 3 लेवल्स ही रहते हैं। एक होता है जो हमारा जो एकदम लो लेवल, बिगिनर्स लेवल बोलते हैं, इंटरमीडिएट लेवल होता है एंड एक्सट्रीम लेवल होता है। दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ ऑटिज्म। तो वो हमको देखना है कि अगर मेरा बच्चा बिगिनर लेवल में पहुंचा है तो मुझे उसको सेकेंड लेवल तक नहीं पहुंचाना है। हम सप्रेस कर सकते हैं ऑटिज्म को, पर हम क्योर नहीं कर सकते। देयर इज नो क्योर, इसका क्योर नहीं है, ओनली थेरेपीज काम करते हैं उसके ऊपर। अगर मैम जैसे कोई बच्चा बिगिनर लेवल पे है, देन उसका कितना % चांस होता है रिकवर करने का, ठीक होने का? लेकिन उससे पहले कि क्या ऑटिज्म के बच्चे प्रॉपर्ली ठीक हो सकते हैं? नहीं, मैं बोलती हूँ ना, क्योर नहीं होता है, लेकिन हम उनका जो ऑटिज्म है सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मेनली हमको क्या चाहिए, बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, बाहर जाता है तो बात करने को आना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो वो सारी चीज एक माँ को, एक पूरे घर को हेल्प करना चाहिए अपने बच्चे को उस पर्टिकुलर चीज करने के लिए। तो इसके लिए वो जब आप थेरेपीज लेते हैं, जैसे ही आपको पता चलता है, असेसमेंट कर दिया, थेरेपीज ले रहे हैं, तो आप घर में आके वो होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका सेकेंड लेवल तक नहीं पहुंचता है। तो दैट मीन्स यस, वो अभी बच्चा यहाँ पर है, तो दैट मीन्स अभी धीरे धीरे करके स्टेट्स कम होते जाएगा, उसकी टॉन्ट्रम्स कम होते जाते हैं। यानी आप बाहर जाएंगे तो उसको बताएंगे पहले कि देखो बेटा, वहां पर हम शादी में जा रहे हैं, वहां पर म्यूजिक होगा, तो आप इस तरह से कान बंद मत करिए, इस तरह से मत करिएगा ऐसा। तो ऑल दीज थिंग्स वो थोड़ा टाइम की बात समझता है, जल्दी नहीं समझेगा बच्चा, उसको टाइम लगता है उसके लिए। और जैसे कि मेरा सवाल था कि अगर कोई बच्चा बिगिनर लेवल पे है तो कितने % चांस होते हैं उसका कुछ? वो थेरेपीज पे, अगर आपने थेरेपीज नहीं किया तो बहुत जल्दी वो रेज हो जाता है, बहुत जल्दी चला जाएगा वो। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है, वो ऑटिज्म भी बढ़ता है, ADHD भी बढ़ता है। और यहाँ पे मेन कसना फिर हो जाती है माँ को लेके, yes. कि पेरेंट्स ध्यान दे, माँ ध्यान दे, घर वाले ध्यान दे। तो मैम जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, इनका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों से कैसे अलग होता है, क्यों अलग होता है? सी एक्चुअली देखा जाए तो वो बच्चों का IQ लेवल तो बहुत ही अच्छा रहता है, बेस्ट। और वो जो कर सकते हैं ना, वो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे, जैसे किसी चीज को फैसिनेशन हो जाता है, उनको ऑब्सेशन होता है। कुछ बच्चों को एनिमल्स का ऑब्सेशन हो जाता है, तो वो एनिमल्स ही ड्रॉ करते हैं, उनको एनिमल्स ही चाहिए रहता है। पर जब वो ड्राइंग करते हैं तो आप देखना चाहिए, बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। कुछ बच्चे ट्रेन का ऑब्सेशन होता है, वो अलग अलग टाइप की ट्रेन्स ड्रॉ करते हैं, तो उनका जो IQ लेवल बहुत ही अलग रहता है। पर उनका जो सोचने का जो ढंग है ना, वो एकदम अलग रहता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो एक जगह फोकस नहीं करते, उनका फोकस सब जगह रहता है। उनका जो बिहेवियर भी आप देखेंगे ना, हमारे जैसे नहीं रहता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, उनका अटेंशन ही इधर नहीं रहता है, एक चीज में उनका और कुछ चलता रहता है। दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, उनका अपना एक वर्ल्ड बना रहता है, वो उस वर्ल्ड में उन लोग को बहुत अच्छा लगता है वहीं पर रहने का। ओके तो मैम मैंने कहीं सुना था, मैं आपको बताऊं, तो एक टर्किश ड्रामा है जहाँ पे, वो ड्रामा का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अली वफा करके, तो उनको भी ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी। तो वो पहले काफी कसमकस करके डॉक्टर बनते हैं, पहले तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं तो वो ऐसी सर्जरी करते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन के लिए वो है ही नहीं। करेक्ट। तो वहां से मुझे पता चलता है कि वो बताते हैं कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, इनको 5 नहीं 8 सेंस होते हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो जिस चीजों को हम बस नॉर्मल समझ रहे होते हैं, वो उन्हें पूरा विजुलाइज कर रहे होते हैं। यस, यू आर राइट। उस ड्रामा में ये भी दिखाया गया है कि जब वो बच्चे किसी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो एक तरीके से दिमाग में सब चल रहा है, कहाँ पे क्या है, किस तरीके से है। यू आर राइट। तो जो आजकल के बच्चे हैं, क्या वो सिर्फ इसी तरीके से विजुलाइज करते हैं? वो भी यस,
वही मैं बोलती, जो अपने वर्ल्ड में वो लोग रहता है ना, दैट मीन्स वो विजुअलाइजेशन ही करते हैं। वो हम वर्चुअल ऑटिज्म जो बोलते हैं हम लोग, आप राइट, तो वो विजुअलाइजेशन ही करते हैं। तो वो सब विजुअलाइज करके करके वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी सोच हमारे से 10 गुना ज्यादा ही रहती है। 8 सेंस, यस दे हैव 8 सेंस, उनका हम पकड़ नहीं पाते हैं। वो क्या करेंगे, उस लेवल का कैसे करेंगे, वो हम नहीं समझ पाएंगे। नॉर्मल चाइल्ड नहीं करता है। आप देखेंगे जो बहुत सारे ऑटिज्म बच्चे हैं, ऑटिस्टिक ADHD बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, वो उनको SLD LD का प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। अलग नजरिए से देख रहे होते हैं हमसे, क्योंकि अलग नजरिए से देखते हैं वो लोग। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके इतने अच्छे टैलेंट दिखते हैं आपको कि आप हैरान रह जाओगे। अभी एक एग्जाम्पल है, मैंने एक बच्चे को देखा था, उसकी मम्मी आई थी मेरे पास जब वो बच्चा 10th में था, तो बोलती कि अभी वो 10th में है, स्कूल बाजू में है, तो मैं जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए। मैम लेकिन जब वो जाएगा कॉलेज में, मैं कैसे करूंगी, उसका कैसे देखूंगी, मुझे बहुत अभी से बहुत डर लग रहा है। मैंने उनको समझाया, आप इंडिपेंडेंट बनाओ बच्चे को। अभी 10th में है, क्लास स्कूल बाजू में है, पहले आप उसको अकेले छोड़िए। आप पीछे पीछे खाली उसके ऊपर वॉच रखिए कि यस वो बच्चा बराबर स्कूल में जा रहा है कि नहीं। और उन्होंने वैसे ही फॉलो किया। आज वो बच्चा इतना अच्छा म्यूजिशियन है, इतना अच्छा गाता है, डबल वॉइस में गाता है, वो कोई बोलेगा नहीं वो ऑटिस्टिक बच्चा है। ये टैलेंट्स रहते हैं वो बच्चे। बट यहाँ पे तब होगा ना जब हम बच्चों को नॉर्मल ट्रीट करेंगे। correct. जैसे हम हैं, वो भी वैसे बस एक डिसऑर्डर है नॉर्मल सा, जिसे ठीक किया जा सकता है कुछ हद तक। और मैंने सुना है मैम कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक तरीके से ऑटिज्म वाले ही थे। yes he was also autistic। और उन्होंने नोबेल अवार्ड्स एंड बिल्कुल, और कितनी अच्छी तरीके से रिसर्च की, फिजिक्स पूरा चल रहा है उन्हीं के तरीके से। एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो मैम जो ऑटिज्म के बच्चों में जो सेंसरी इशू रहते हैं, ये इनको काफी अफेक्ट करते हैं क्या? यस, सबके अपने अपने स्टेज, जैसे मैंने कहा ना कि हर एक बच्चा अपना अपना स्टेज दिखाता है। किसी को लाउड म्यूजिक से नहीं अच्छा लगेगा, किसी को टच से अच्छा नहीं लगेगा, कि टच करता है कोई पसंद नहीं आता है, किसी को क्राउड्स अच्छा नहीं लगता है, ग्रुप्स अच्छे नहीं लगते, इतने सारे लोगों के बीच में पसंद नहीं आता है। तो हर एक बच्चे का वो स्टेज अलग रहते हैं। तो वो हमको एज ए एजुकेटर हमको समझना चाहिए, एज ए साइकोलॉजिस्ट हमको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली वो बच्चे में हमको किस टाइप की थेरेपी वर्क करती है। तो उस हिसाब से थेरेपी अगर हम देंगे तो उस बच्चे में हम लोग डिफरेंस देख पाएंगे। तो ऐसे बच्चों का रूटीन क्या होना चाहिए डेली का? रूटीन जैसे है, हमको एज ए मदर हमको समझाना चाहिए। जैसे अभी स्कूल में जाने से पहले जब मैं बहुत सारे मेरे पेरेंट्स को बोलती हूँ, मदर्स को बोलती हूँ कि आपको अगर टीचर्स ऐसे कंप्लेन करती है कि बच्चा ये करता है, स्कूल में आते ही मस्ती करना चालू करता है, स्कूल में आते ही ये करता है, बिकॉज क्या होता है वो अपने घर से कंफर्ट जोन से बाहर आता है। तो जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको एक बड़ा वर्ल्ड मिल जाता है एक्सप्लोर करने के, तो वो अपने हिसाब से अपने ट्रॉम्पटम्स करता है। तो माँ को ही समझाना चाहिए, जब आप तैयार करते हैं तभी उसको बोलना चाहिए कि आप जब स्कूल में जाते हो तो टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करो, वहां पर बेंच रहेगा तो अच्छे से बैठना है आपको, टीचर बुक खोलने बोलेगी तो बैग में से वो बुक निकालना है, पेंसिल निकालना है, अच्छे से लिखना है, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब कैसे होता है बच्चे के इसमें माइंड में ऐसा सीक्वेंस वाइज। कुछ बच्चे कैसे, वो ऑटिज्म बच्चे जो बोलते हैं ना सीक्वेंस फॉलो करते हैं, वो डेली रूटीन उनको सीक्वेंस बराबर फॉलो करना चाहिए। अब वो सीक्वेंस आपने बराबर किया है तो वो बच्चा बराबर ही बिहेव करेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। और क्या ये एक बार बताने से ये करना है ठीक, वो फॉलो करने लगेंगे? रिपीटेडली बताना पड़ता है, रिपीटेशन तो बहुत बहुत कंपलसरी है। फिर भी कितने दिन तक? तब भी वो जब तक वो बच्चा कैचअप नहीं करता है, वो हर बच्चे की एबिलिटी होती है और आपने किस ढंग से उसको समझाया है। आज आपने ये वर्ड यूज किया, कल वो वर्ड यूज किया, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, सेम चीज को लेके बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा फिर। तो मैम ये जो ADHD के बच्चे रहते हैं, इनको शरारती भी कहा जाता है क्योंकि एक तरीके से हाइपर एक्टिव है, और डिसिप्लिनलेस भी कहते हैं कुछ लोग। तो क्या ये उनकी प्रॉब्लम तो चल रही है, तो ब्रेन का इशू कुछ ज्यादा रहता है क्या इसमें? नहीं, वही हाइपरनेस बहुत ज्यादा रहता है, उनको बहुत सारी चीज एक्सप्लोर करनी रहती है। जैसे मैंने कहा ना, एक जगह फोकस नहीं रहता, उनका फोकस हर जगह रहता है। अभी आपने उसको क्ले से खेलने दिया, सडनली वो जाएगा पेंटिंग करेगा, सडनली वो पेंटिंग छोड़ के ब्लॉक्स करेगा। सो वो एक चीज में बैठता नहीं, सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता है ADHD वाले बच्चों। बहुत ही हाइपर रहते हैं बच्चे। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि रात को दिन भर खेलने के बाद में भी बच्चा जल्दी रात को सोता ही नहीं है, वो थकता ही नहीं है। सो बिकॉज उसका वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो बच्चा इतना हाइपर होता है। अब जैसे ही घर से जब आता है बच्चा, स्कूल में क्या होता है, वो एनर्जी वो भी यूटिलाइज करना है उसको,
तब वो सारे सब चीज करता है। तो उसकी कंप्लेन वापस जाती है कि आपका बच्चा बहुत मिस्chievous है, वो बैठता ही नहीं है क्लास में, ये नहीं करता। लेकिन वो टीचर को भी समझना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, बाकी बच्चे तो नहीं कर रहे, यही क्यों अकेला कर रहा है। सो तब पता चलता है। तो हम पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि भाई आप जरा असेसमेंट कराइए, देखिए आपका बच्चा शायद हाइपर एक्टिव बहुत है। तो यानी कि एनर्जी कूट कूट के भरी होती है, बहुत भरी होती तो है। मैम जैसे भी आपने कहा कि ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो रिपीटेडली काम करते हैं, अगर उनको कुछ रूटीन बनाना है Yes, रिपीटेडली करो। Correct. तो ADHD के बच्चों को अगर फोकस कराना है, जैसे कि इनका फोकस जाता रहता है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? थेरेपीज वर्क करते हैं उसके ऊपर, बिहेवियर थेरेपीज होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, CBT। तो उसमें कैसे होता है, अलग अलग हम एक्टिविटीज कराते हैं बच्चे को फोकस करने के लिए। जैसा वो बच्चा एक जगह बैठ पाए, सिटिंग टॉलरेंस उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिटिंग टॉलरेंस इंपॉर्टेंट करने के लिए हम कुछ पजल्स देते हैं। कभी ऐसा होता है बच्चा जल्दी से पजल भी खत्म कर लेता है, अब क्या दे हाँ, फिर बाद में हमको दूसरा कुछ उसको एक्टिविटी रेडी रखना होता है। फिर उसका एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए हम ट्रैम्पोलिन रखते हैं कि ठीक है ट्रैम्पोलिन में कूदो, आप जितना कूदना है कूदो, तो आपका एनर्जी उधर ही होता है। तो ये सारे आउटडोर एक्टिविटीज करने के बाद आप बच्चे को पढ़ने के बिठाइए। तुरंत आप बोलो कि चलो बैठो पेन और पेंसिल लेके बैठो, नहीं बैठेगा बच्चा, वो आएगा ही नहीं कभी। एनर्जी भरी पड़ी है ना, एनर्जी भरी हो, एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि कई सारे व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, कुछ माएँ होंगी जो घर पे देख रही होंगी, तो वो अगर ये थेरेपी बाहर नहीं करवा पा रही है, तो घर में ऐसी क्या चीजें वो कर सकती हैं ताकि बच्चा कुछ हद तक ठीक हो सके? सी आप अगर काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर भी आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये वाली थेरेपीज आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि हम इतना टाइम और एनर्जी नहीं दे पाते हैं थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए, तो आप 1 वीक के लिए वो थेरेपिस्ट पे जाइए और घर में आके आप ऐसे एक्टिविटीज करिए। थेरेपिस्ट भी आपको बताते हैं कि क्या होमवर्क करना है घर पे, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा एंड दैट विल डेफिनेटली वर्क। और आप एक माँ है तो आप समझ सकती है आपके बच्चे को क्या चीज है जो बिठा सकता है, दैट इज द थिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैम, माँ अच्छे तरीके से समझ सकती है क्योंकि माँ का लगाव ज्यादा होता है। Absolutely. हम पापा जी का थोड़ा समझ सकते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं, फाइनेंशियली ठीक करना है, लेकिन माँ का लगाव बहुत ज्यादा रहता है। अगर माँ चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो मैम जैसे कि हमने ऑटिज्म में समझा कि स्टेज होते हैं, क्या ADHD के भी कुछ स्टेज होते हैं? ADHD के इस तरह के स्टेजेस भी होते हैं, उसमें भी होता है प्राइमरी लेवल होता है, सेकेंडरी एंड एक्सट्रीम लेवल। इट डिपेंड्स कि आपका जो बच्चा जिस तरह से आपका ये थेरेपीज अगर काम कर रहा है तो वो सप्रेस होता है कि हम उसको उस लेवल तक हम सिटिंग टॉलरेंस जो बोलते हैं वो हम करा सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। इसके अंदर हम इसमें लेवल्स भी नहीं देखते, हम सिटिंग टॉलरेंस देखते हैं। बैठ पा रहा है कि नहीं। यस, अभी बच्चा पहले 1 महीना पहले बच्चा ऐसे कर रहा था, अभी थेरेपीज के बाद 2nd मंथ में अच्छा बच्चा अभी इतना बैठने लगा। ऑब्जर्वेशन, यस, वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी यानी अभी वो बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़ गया है। सो दैट मीन्स अभी थेरेपीज वर्क कर रही है। अभी कुछ और चेंजेस करना है, कैसे करना है, वो सब रहता है। ओके, तो मैम जैसे कि बिगिनर लेवल पे अगर बच्चा है, पता है कि ठीक हो सकता है, इंटरमीडिएट पे ठीक हो सकता है, बट अगर कोई बच्चा एक्सट्रीम लेवल पे है तो वो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा जो हमारे लिए सही नहीं है? बहुत मुश्किल होता है। और क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? कुछ हद तक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है उस बच्चे को, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स ने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। तो वो जो थेरेपीज जो इंटरमीडिएट लेवल में काम आ जाता था, वो अभी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं काम आएगी। तो उसके लिए हमको और मेहनत करनी पड़ती है। कुछ थेरेपीज ऐसे लेने पड़ते हैं जहां पर उस बच्चे को स्ट्रिक्टली फोर्सफुली, एनफोर्समेंट जो बोलते हैं, फोर्सफुली हमको करवाना पड़ता है उस बच्चे को। सो वो लेवल तक मत पहुंचने दीजिए आपके बच्चे को। उस अगर एक्सट्रीम लेवल तक अगर आपने पहुंचा दिया तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक टू द लोअर लेवल। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे पे हमें ऑक्यूपेशनल जो थेरेपी होती है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए? अलग अलग टाइप की जो थेरेपी मैंने कहा, ऑक्यूपेशन जो थेरेपी होती है वो फिंगर मूवमेंट्स के लिए होती है, हैंड ग्रिप के लिए। कभी आप देखते हैं ना कुछ बच्चे ना, आप हाथ भी पकड़ो ना तो वो ठीक से हाथ नहीं पकड़ते। हाँ। बच्चा जो ग्रिप से हाथ पर वैसा नहीं, ऐसा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। सो दैट मीन्स उसका ग्रिप ही नहीं है। तो आप इसमें आप पेंसिल कैसे पकड़वा सकते हैं बच्चे को? पेंसिल पकड़ेगा ही नहीं वो बच्चा। पकड़ेगा तो भी वो लिख नहीं पाएगा, वो स्ट्रेस नहीं दे पाएगा जिस पे हम लोग को पॉइंट पे स्ट्रेस देना है, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास वो आता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये सब ऑक्यूपेशन थेरेपी जो होता है फिंगर स्किल्स के लिए होता है। इसीलिए मैं बहुत सारे पेरेंट्स को बोलती है, आप ऑक्यूपेशन थेरेपी में पैसा नहीं खर्चा करना है तो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। गार्डन में ले जाओ बच्चे को,
वो जो झूला झूलते हैं ना, वो जो पकड़ता है, बिल्कुल वो एक उसका फिंगर ग्रिप होता है, राइट। फिर उसके बाद में वो इसमें घर में अगर आप देखेंगे तो कपड़े सुखाने का जो क्लिप रहता है, राइट। अगर आप एक में चना डालो, एक में आप काबुली चना डालो, इसमें मूंग डालो और वो ऐसे पिकअप करने दो, एक गेम भी हो जाएगा, राइट। एंड आपके बच्चे का फिंगर स्किल्स होगा। कैरम खेलिए, थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, कैरम खेलिए उसके साथ। तो ये जो फिंगर ग्रिप जैसे बढ़ते जाएगा तो दैट मीन्स अभी वो बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, अभी वो इम्प्रूव होते जाएगा। इसके बाद अभी जैसे अभी टीचर्स भी बोलती है कि मैडम ये बच्चा लिखता ही नहीं है, तो ठीक है, उसको बड़ा वाला क्रेयॉन्स दे दो, जाड़ा टाइप का क्रेयॉन्स दे दो और उस क्रेयॉन्स के ऊपर उसको करने दो। उसको डायरेक्टली 3-4 लाइन्स में वो नहीं करेगा, रेड लाइन व्हाइट लाइन में नहीं आएगा उसको लिखने को, क्योंकि उसकी सोच वैसी है ही नहीं, उसकी सोच बहुत बड़ी है। तो कुछ बच्चे आप देखेंगे बहुत बड़ा ए लिखते हैं, बहुत बड़ा बी लिखते हैं। बिल्कुल करने देना है हमको, बिकॉज वो अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से पकड़ना है। तो इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। और थेरेपीज कर जाने के बाद पेरेंट्स को लगता है कि 1 महीने में मेरा बच्चा कर लेना चाहिए, नॉट पॉसिबल, नेवर। तो वो आप समझिए मैं थेरेपिस्ट ही नहीं समझ रही है, नहीं हो रहा है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। डोंट डू दैट। आपने होमवर्क क्या किया, थेरेपिस्ट ने तो अपना काम किया, 45-50 मिनट्स का सेशन लिया, लेकिन घर आके आपने आपके बच्चे को कराया कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक होमवर्क नहीं कराते हैं आपको बच्चे में चेंज नहीं दिखेगा। तो होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए आपका बच्चा लिखे बराबर, तो आपका फिंगर स्किल्स अच्छा रखिए। स्ट्रेस बॉल आता है, हम वो देते हैं बच्चे को, राइट। बहुत सारे रहते हैं, फिजिटिंग टॉयज रहते हैं। ADHD बच्चों को फिजिटिंग टॉयज देते हैं, जो नॉर्मल बच्चे को हम नहीं देते हैं। हम बोलते नहीं वो मत खेलो, बिल्कुल। इनको हम देते हैं कि वो खेलो, क्योंकि आपका एनर्जी उसमें जाएगा, तब जाके आप पेंसिल पकड़ के बैठोगे नहीं तो एनर्जी बची रहेगी। Absolutely. तो पेंसिल से इधर भागते रहेंगे। मैम देखा गया कि ऐसे बच्चे थोड़ा डर का माहौल भी रहता है, ऐसे बच्चों में डर काफी रहता है। मैंने जो भी बताया ना आपको, एक सीरियल था डर के सीरियल, उसमें वो जो ऑटिज्म का बच्चा था, डॉक्टर था, वो केवल 1% ज्यादा अटैच था। उनके दूर के रिश्तेदार थे तरीके से, जो उनको पाल पोस के इतना बड़ा किए थे, और गले भी उनसे अच्छे तरीके से मिलना, हाथ भी अच्छे तरीके से मिलाना। बाकी औरों से इस तरीके से हाथ, गले का कोई नाम ही नहीं, गला तो इस तरीके से ऐसे कुछ करके। तो इनमें जो डर रहता है ये बचपन से ही रहता है बाय बर्थ, अगर ऑटिज्म के हैं, या फिर हमारे इन्वायरमेंट को देखते देखते इनको डर लगने लगता है। अगर आपसे अटैच है घर वालों से तो ठीक है, बट बाहर के माहौल से भी डर लगने लगता है। होता है, बाहर के माहौल से बहुत डर लगता है। जैसे अगर बच्चा जैसे बड़ा होता है तो घर में तो अपने सबको देखता ही है, डेली देखता है, तो उसमें आपको इतना नहीं उसको डर लगेगा कि पेरेंट्स के साथ मिलता है, दादा दादी से मिलता है, घर में कोई मेड रहती है उसके साथ अटैच रहता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाता है, जैसे स्कूल में जाता है, तो वो बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में आता है और बहुत सारे पेरेंट्स टीचर्स के कांटेक्ट में आता है। तो वो बच्चा फियर क्या करता है कि यस, क्योंकि वो बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, आगे जाके बात करे, आगे जाके बैठे, टीचर बोले वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, वो बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है। ऑटिज्म बच्चा है वो समझ में ही नहीं आएगा टीचर क्या बोल रही है, कोई की जगह खड़ा रहेगा, टीचर ने बिठा दिया उधर ही बैठे रहेगा। ऐसा ऑटिज्म बच्चे की बात कर रही हूँ। ADHD बच्चा रहेगा तो वो तो आपका सुनेगा ही नहीं, वो तो घूमते ही रहेगा क्लास में, टीचर जगह दे रही है तो नहीं बैठेगा, बोर्ड के इधर इधर उधर सब घूमेगा। बट ऑटिस्टिक बच्चा है वो अपने वर्ल्ड में है, वो अपना विजुअलाइजेशन कर रहा है, आपने क्या बोला उसके ईयर तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो वो एक फियर तो रहता ही है बच्चों में क्या भी, क्योंकि टीचर को समझ में नहीं आता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चा ऑटिस्टिक है। टीचर चिल्लाएगी, गुस्सा करती है, तो बच्चा रोता है, जब रोता है तो वो फियर उसका बाहर आता है। तो वो कभी कभी बच्चा ट्रॉम्पटम्स भी फेंकता है। ट्रॉम्पटम्स वही होता है, कभी फियर होता है, कभी गिल्ट होता है, कभी डर होता है उसके अंदर, कभी उसको वो रिग्रेशन होता है कि मुझे नहीं करना है, जिद करता है। तो ये सारी चीजें उसका एक टाइप का फियर, गिल्ट, रिग्रेशन, वो सब कॉम्बिनेशन, टॉन्ट्रम्स बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन होता है उसका। मैं एक मेरे अंदर डाउट आ रहा है कि जब हम सभी छोटे थे, क्या हम सभी भी ऑटिस्टिक थे? क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि बड़ा ए लिख रहे हैं, बड़ा बी लिख रहे हैं, तो जब बचपन में मैं था, अभी देखता हूँ मेरे छोटे भाई लोगों को, तो टीचर बार बार समझा रही है ऐसा करो, हम लोग भी समझाते नहीं कर पाते वो, लेकिन धीरे धीरे करने लगते हैं। तो क्या मेरा डाउट सही है कुछ हद तक? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑटिस्टिक जैसा मैंने कहा ना कि उनका सोचने का ही ढंग डिफरेंट होता है। उन लोग को हम डिसेबल स्टूडेंट नहीं बोलते, हम डिफरेंटली एबल स्टूडेंट बोलते हैं। यानी एक काम वो अलग तरीके से कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं है, ऐसे रहते हैं।
राइट, और नॉर्मल होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि हम इतने जल्दी हम नहीं बोलते बच्चा ऑटिस्टिक है या ADHD है बच्चे में, टाइम लेते हैं उसको। जैसे नर्सरी में गया बच्चा, नर्सरी में ही स्टेज दिखते हैं, मगर नर्सरी में हम लेबल नहीं करते बच्चे को, या हम बोलते नहीं सिम्टम्स है, पहले हम समझते हैं उस बच्चे को कितना होता है। पूरा ईयर निकल जाने के बाद में भी बच्चा सेम चीज कर रहा है, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आप A B आप बोल रहे बड़ा बड़ा वो लिखेंगे ना, आप पहले 6 महीना आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप ट्यूशन टीचर होती है, वो आपको सिखाती है, मम्मी घर में सिखाती है, टीचर सिखाती है, तो कुछ हद तक तो आप आ जाएंगे उस लेवल तक। हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाना, हाँ, किस तरीके से। यस, ये बच्चे नहीं करते हैं, वो उन्हीं के उसमें चलते रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग अलग IEP जैसा बोलते हैं, ओके, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बोलते हैं, वो स्कूल्स करते हैं बच्चों के लिए। मैम एक सवाल है, सवाल तो कई सारे हो गए। ये भी है कि अक्सर देखा गया है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाया जाता है। यस, ऐसा क्यों किया जाता है? सी, क्योंकि वो उनको हम लेबल नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो स्पेशल किड्स है। बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे बोर्ड्स अलाउ करते हैं ऐसे बच्चों को बैठने के लिए, बिकॉज उनको भी नॉर्मल किड्स ही गिनते हैं वो लोग स्पेशल किड्स नहीं गिनते हैं, बिकॉज उनको मोटिवेशन चाहिए। उन बच्चे को अगर हम लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो बच्चा कैसे सीखेगा, सबके साथ कैसे मिक्सअप होएगा। स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं बच्चों को, यस। जो बच्चे आपने जैसे कहा ना एक्सट्रीम लेवल, कुछ बच्चे एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं तो उनको हमको स्पेशल स्कूल में ही डालना पड़ता है, देयर इज नो वे आउट। तो उनको हम नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बिठा सकते। तो आज के टाइम पे ऐसे कौन कौन से बोर्ड हैं जो ऐसे सपोर्ट करते हैं इनको? ये CBSE बोर्ड है हमारा, दिल्ली बोर्ड जो CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, देन उसके बाद NIS भी है। ऐसे सब है, वो ऐसे बच्चों को लेते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। दिशा करके एक हमारे क्यूरिकुलम वाले हैं, वो लोग अपना क्यूरिकुलम लेते हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड में अब डिपेंड्स अपॉन द स्कूल, कुछ स्कूल लेते हैं, कुछ स्कूल नहीं लेते हैं। देन महाराष्ट्र बोर्ड जो है वो कुछ स्कूल लेते हैं, कुछ स्कूल नहीं लेते हैं। लेकिन CBSE ICSE बोर्ड में कंपलसरी लेना पड़ता है, आप ना नहीं बोल सकते। अगर वो बच्चा एडमिशन को आता है तो आप ना नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हम ऐसे बच्चे को नहीं लेते, ऐसा नहीं बोल सकते, वो लेना ही पड़ता है। यानी कि उन्होंने ये प्रथा शुरू कर दी है कि सबको एक समान समझने की। मैम एक सवाल है अभी फिर से एक सवाल तो कई सारे, बट एक सवाल आ जा रहा है। जब ऐसे बच्चे, ऑटिज्म बच्चे, किसी भी पेरेंट्स के लिए ऑटिज्म बच्चे जब पता चलता है कि उनका बच्चा ऑटिज्म से है, फिट है, और ऐसे कंडीशन में उनको संभालना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी जो अलग अलग जो उनके एक्शंस रहते हैं, ट्रॉम्पटम्स रहते हैं। जैसे कि आपने कितनी बार देखा होगा कि इसके शॉप में जाते हैं, जब टॉयज की दुकान में जाते हैं, तो कोई बच्चा बहुत जिद करता है, बिल्कुल मुझे वो चाहिए तो चाहिए। तो मम्मी कैसे बोलती है अभी नहीं बेटा, ये हमारे पास बहुत सारे हैं, ये टॉयज मत लीजिए। तो वो बच्चा नहीं सुनता है, वो इतना रोता है, चिल्लाता है, फिर बाद में ऐसे जमीन में आलोटता है, राइट। तो क्या होता है, तभी पेरेंट्स को एक ऐसा शर्म आने लगती है कि अरे मेरा बच्चा सबके सामने ऐसा करता है। बिल्कुल, पर वो नहीं करना है, आपको शर्म नहीं करना है। ये आपका बच्चा है तो आपको किस तरह से लेना है उसको, यही सब हम थेरेपीज में सिखाते हैं। वो बच्चे को उधर ही छोड़ के जाइए और फिर देखिए वो बच्चा अपने आप चुप होके बाहर आता है कि यस ये मेरी जिद पूरी नहीं होने वाली। मैंने कहा ना, ऑटिस्टिक बच्चे बहुत स्मार्ट रहते हैं, बहुत दिमाग रहता है उनको, वो समझते हैं कहाँ ट्रॉन्टम्स होता है, कैसे करना है, कैसे मेरे पेरेंट्स उसके ऊपर समझेंगे। बिल्कुल। और मैम स्मार्ट से याद आया कि आज के टाइम पे ओवर थिंकिंग की भी ज्यादा हो रही है कि नहीं? तो जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑटिज्म का संकेत उनके मन में? नहीं, वैसा नहीं है। ओवर थिंकिंग एक डिफरेंट टॉपिक है एकदम से, क्योंकि बात है कि जैसे कि ये ऑटिज्म के बच्चे पूरा विजुअलाइज कर ले रहे हैं। अब जो ओवर थिंकिंग करता है वो हर कंडीशन के अंदर घुस के देख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं ये एक्शन लूंगा तो क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा। वो एक्सप्लोर करता है, वो एक्सप्लोर करते हैं बच्चे। वो वर्ड हम एक्सप्लोर यूज करते हैं, दिस चाइल्ड इज अ वेरी, ही इज एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ थिंग्स करके ऐसा बोलते हैं। तो वो अलग रहता है वो हम। लेकिन हाँ, ऑटिस्टिक बच्चे में भी आप देखते हैं बच्चे बहुत विजुअलाइज करते हैं, अपनी एक दुनिया बनाई रहती है। मेरे पास एक बच्चा है, वो स्कूल का 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, ही इज वेरी गुड। वो इतना विजुअलाइज करता है कि मैं राइटर हूँ, मैं मूवी लिख सकता हूँ, मैं मूवी लिखता हूँ। वो सॉन्ग्स लिखता है, अपने ओन सॉन्ग्स क्रिएट करता है और वो ओन सॉन्ग्स गाता भी है। सो ये उसका टैलेंट है।
इसको हम ओवर थिंकिंग नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यस दिस इज द टैलेंट ही हैज टू विजुअलाइज समथिंग एंड क्रिएट अ स्टोरी. क्रिएटिंग अ स्टोरी इज आल्सो वन ऑफ द टैलेंट द चाइल्ड हैज. वो हम बोलते हैं. और ऐसे बच्चों में ये भी देखा गया है कि इनको कोई ना कोई एक चीज बहुत लगाव देती है. हाँ. कोई एक चीज रहता है जो इनके काफी लगाव रहता है कि ये मेरी है सब. जैसे आपने दुनिया की बात की, ये मेरे लिए सब कुछ है. बिल्कुल मैम. अभी तक हमने ऑटिस्टिक की बात की और एडीएसडी की बात की. अभी दो भाई छूट रहे हैं एसएलडी और एलडी की. तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेजेस की बात की है, कितने स्टेज होते हैं और ये थेरेपीज यूज करनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एसएलडी और एलडी में भी कुछ स्टेजेस होती हैं क्या? स्टेजेस नहीं होती. हम यहाँ पर आईक्यू लेवल टेस्ट करते हैं. इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो बोलते हैं, आईक्यू लेवल टेस्ट करते हैं. तो आईक्यू लेवल से पता चलता है कि बिलो द एवरेज है तो दैट मीन्स ये बच्चे को कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है ऐसा. तो जब हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसा होता है डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैल्केसिया होता है. डिसलेक्सिया जब हम बोलते हैं तो दैट मीन्स वो बच्चा रीड नहीं कर पाता है. टेक्स्ट बुक देते ही उसको रीड नहीं कर पाता है. वो टेक्स्ट बुक से वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझता. टीचर एक्सप्लेन किए जा रही है, बच्चे को नहीं समझ रहा है. देन आता है हम लोग का ये जो लिख नहीं पाता है बच्चा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया तो लिखेगा कैसे. उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं हम. राइट. जैसे हम लोग ने देखा है बी का डी कर देते हैं बच्चे, पी का क्यू कर देते हैं. राइट. ये कभी कभी नॉर्मली करते भी है बच्चे. तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते कि वो एसएलडी बच्चा है राइट, कि उसको डिस्ग्राफिया है, ऐसा हम नहीं बोलते. लेकिन बार बार करते. बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं एसएलडी और एलडी का, तो अपने तारे जमीन पर पिक्चर देखा हुआ है. हाँ, बिल्कुल. यस. उसमें वो बच्चे का क्या प्रॉब्लम होता था, उसको लेटर सब जम्बल अप होते थे. बिल्कुल. बी और डी में फर्क नहीं पड़ता था. ये नहीं समझ में आता था. वो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है. डिसलेक्सिया होता है बच्चे को, समझ ही नहीं रहा बच्चे को. डिस्ग्राफिया होता है, समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को. लिखना कैसे, वो समझ में नहीं आ रहा है. बोर्ड से जब बच्चा बराबर कॉपी नहीं कर पा रहा है तो देयर इज अ कंसर्न. क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आईक्यू लेवल में प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर हम स्टेजेस नहीं बोलते, यहाँ पर हम आईक्यू लेवल हम लोग मेजर करते हैं. तो आईक्यू लेवल अगर उस बच्चे का बिलो द एवरेज है देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. और ऐसे बच्चों के लिए घर पे यूज की जाए वाली कौन सी थेरेपी हो सकती है? घर पे वही है कि आप पढ़ाई किस तरह से ले सकते हैं. आप अगर वो पढ़ाई अगर सीबीएसई में है बच्चा, सीबीएसई का तो बहुत क्वेश्चन रहता है, आईसीएसई का भी बहुत डिफिकल्ट रहता है. तो आप किस तरह से कराएंगे? तो आपको उस बच्चे को उस नॉर्मल वे में उसके लेवल पे आके उसको समझाना है ताकि उसको समझे. आप बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेंगे, बड़े बड़े उसको डायग्राम्स देंगे, वो नहीं समझ पाएगा. डिसलेक्सिया बच्चा है, डिस्ग्राफिया बच्चा है, वो डायग्राम्स नहीं समझ पा रहा है. उसको समझ ही नहीं रहा है कि कहाँ लेबल करना है, क्या करना है. मैथ्स का प्रॉब्लम्स होते हैं. डिसकैल्केसिया होता है, मैथ्स नहीं समझ रहा है. जो हम लोग नॉर्मल उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते नहीं समझता है, तो हमको एक्टिविटी करके कराना पड़ता है उसको. तो जब आपके पास कोई बच्चा आता है, आप एक्टिविटीज भी कराते हो, तो कैसे आप ये मतलब कि फाइनलाइज करते हो कि ये एसएलडी में है, ये एलडी में? अब वही मैंने कहा ना, जैसे ही बच्चा आता है तो हम देते हैं उसको. अब अभी ये जो आप जो एसएलडी एलडी का प्रॉब्लम है, ये हमारे हायर स्टैंडर्ड्स में मिलते हैं बच्चों को. नहीं, एकदम लोअर स्टैंडर्ड में हम नहीं देखते हैं. लोअर स्टैंडर्ड में नहीं, हायर स्टैंडर्ड प्राइमरी से चालू होता है. सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से बच्चे को देखते हैं हम लोग. नहीं, अभी जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं उसको हम एसएलडी एलडी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो तो अभी सीख रहे हैं. ए लिखना, बी लिखना, बी का डी भी कर देंगे, क्यू का ओ भी कर देंगे, सब करते हुए उसको हम एसएलडी एलडी नहीं बोलते हैं. लेकिन जो बड़े बच्चे उन्होंने ऑलरेडी ये सब स्टेजेस पास कर चुके हैं, तो अभी तो उनको पता होना चाहिए कि ए कैसा लिखना है, बी कैसे लिखना है. नेक्स्ट वे स्पेलिंग कहाँ आना चाहिए, स्पेलिंग ही रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते वो लोग. तो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द चाइल्ड. तो मैम जैसे कि ऑटिज्म हो गए, एडीएसडी, एसएलडी और एलडी बच्चे हो गए, तो इनकी मैरिज लाइफ कैसी होती है? सी वो क्या होता है कि हम लोग पहले से ही थेरेपीज देते रहेंगे. अब एक माँ का कंसर्न क्या होता है, चलो अभी मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है. अब माँ का कंसर्न क्या होता है कि बाहर जाएगा मेरा बच्चा, वो दुनिया को कैसे फेस करेगा. तो वो मुझे तैयार करना है उस बच्चे को फेस करने के लिए. अगर मैं ही वो समझूंगी नहीं तो मेरा बच्चे का लाइफ क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा. अब शादी की बात करते हैं, सबसे पहले तो मेरा बच्चा स्कूल से कॉलेज जाएगा, कॉलेज से हायर डिग्री लेगा, तो वो कैसे होगा. तो उसके लिए हमको बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है.
और ये सब चीज वो थेरेपी सेंटर में जाके नहीं होता है, वो घर में हमको करना पड़ता है। एज अ मदर, एज अ फैमिली, एज अ फादर, सबको उस बच्चे को हेल्प करना होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हैप्पीनेस और सैड का मतलब क्या होता है फिर? बहुत, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। हैप्पीनेस और सैड इतनी जल्दी नहीं समझ में आते, उनको इमोशन समझ में आता है, बहुत इमोशनल होते हैं। राइट, जैसे अगर बच्चों को आपने थेरेपी करते करते भी हमको कभी बच्चों को हार्श होना पड़ता है, 3rd डिग्री देना पड़ता है, मतलब मारते नहीं है पर जस्ट गुस्सा भी करते हैं ना, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ ये तो मुझे डांट लिया, तो बच्चा एकदम टची होता है, फिर रोने लग जाता है। अब कोई चीज है जैसा बच्चे को नहीं दिया हमने कि नहीं बस आपने बहुत खेल लिया, अभी ये खेलो, और वो चीज आपने ले लिया उस बच्चे से, ऑटिस्टिक बच्चा है, ले लिया आपने, वो बच्चा बहुत रोएगा। हो गया ये सारे सब उसके इमोशंस होते हैं, और हमको इमोशन समझना चाहिए उस बच्चे की, एग्जैक्टली बच्चा क्या बोलना चाहे, बिकॉज वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता है कि मुझे कैसे फील हो रहा है, तो अपने एक्शंस दिखाता है, तो वो एक्शन से मुझे समझना होता है कि यस द चाइल्ड इज फीलिंग इरिटेटेड, द चाइल्ड इज फीलिंग वेरी हैप्पी, चाइल्ड को ये अच्छा लग रहा है, दिस इज द थिंग। और मैम ये भी देखा गया है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनको सब कुछ क्लीन चाहिए होता है, अगर जिन चीजों से ये प्यार कर रहे हैं, अब ये होता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो जो मैंने फिर से वो सीरियल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो बहुत देखा है मैम, काफी कुछ जाना भी वहां से, कि वो डॉक्टर अली वफा ऐसे थे क्योंकि गंदगी सी प्रॉब्लम थी, कुछ भी चीजें गंदी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, कमरे में लेट रहे हैं तो अकेले लेटेंगे, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो अकेले बैठ के खाना खाएंगे, तो क्या ये सही है? ये भी स्टेट्स, मैंने बोला अलग अलग स्टेट्स होते हैं बच्चे को, जैसे अलग अलग नेचर रहता है सबका, तो वैसे ऑटिस्टिक बच्चों का भी अपना अपना नेचर रहता है। वो जो आप बोल रहे हैं जो क्लीन चाहिए उसको ओसीडी बोलते हैं, दैट्स अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, क्लीनलीनेस डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। अच्छा, यस, वो नॉर्मल पर्सन में भी होता है, इट इज नॉट ओनली ऑटिस्टिक, नॉर्मल में भी होता है, जैसे एकदम क्लीन चाहिए, और लोनलीनेस, यस मुझे अकेले अच्छा लगता है, मुझे भीड़ नहीं पसंद आती है, वो नॉर्मल में भी होता है, नॉट ओनली ऑटिस्टिक। बट मैम नॉर्मल में तो होता है, बट वहां पे ऐसा दिखाया गया था कि अगर ये माइक यहाँ पे लगी हुई है, हाँ, तो अभी कुछ देर बाद यहाँ से यहाँ किया तो पता चलेगा नहीं यहीं पे चाहिए। यस यस यस, वो ओसीडी, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओसीडी कंप्लीटली, क्लीननेस डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, एकदम से परफेक्टनेस चाहिए रहता है, परफेक्ट होता है, दैट इज नॉर्मल आल्सो। और अभी कुछ देर पहले आपने की थी कि अगर कोई बच्चा समझ नहीं रहा है तो उसे मारने नहीं लगेंगे। हाँ। सपोज अगर किसी ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे को या फिर जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, SLD, LD, ADHD, इनको अगर हम मार के समझाना चाहें तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, वो करना ही नहीं है, मार से वो बच्चा समझेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है मार क्या चीज है। हाँ, दर्द भी नहीं होगा। हाँ, उसको समझ में ही नहीं आता है कि मार क्या चीज है करके। नॉर्मल बच्चे को आप मारते हो, डांटते हो, फटकारते हो, समझता है क्या मुझे चुप बैठना है अभी। आपको मैंने बताया वो एग्जाम्पल दिया, शॉप में बच्चा अगर जाता है तो पेरेंट्स से बोलते हैं नहीं करता है, अगर वहां पर हम मारने पीटे रहेंगे वो बच्चा रोते ही रहेगा, वो बच्चा बाहर आएगा ही नहीं शॉप से, क्योंकि उसको अपनी जिद पूरी ही करनी है, उसको वो समझ नहीं रहा है कि मारा है मुझे, ये किया है करके। लेकिन वो कुछ बच्चे सेंसिटिव रहते हैं, सेंसरी इश्यूज जो बोलती हूँ, राइट, अगर आपने जोर से उसको पकड़ भी लिया तो उसको लगेगा आपने पिंच कर दिया, तो रोने भी लगता है। सो सबके अलग अलग स्टेट्स होते हैं, अलग अलग नेचर रहते हैं। ओके, तो अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी IEP की, हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे प्लीज? IEP बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। ये जनरली स्कूल्स फॉलो करते हैं, जैसे स्कूल के सिस्टम के बारे में आपने बात किया था, तो जैसे CBSE स्कूल, ICSE स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ जब वो बच्चा बैठता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि टीचर ने जो बोर्ड में दिया है वो बच्चा समझेगा, नहीं समझता है, क्योंकि मैंने कहा वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है। जब डिफरेंटली एबल्ड हम बोलते हैं तो दैट मीन्स वो विजुअलाइजेशन कुछ और कर रहा है, आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, वो कुछ और विजुअलाइजेशन कर रहा है। तो IEP जो है दैट इज इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होता है, दिस इज टू बी डन इन एवरी स्कूल। वो बच्चे को समझने के लिए हमको एक अलग से उसको करिकुलम देना पड़ता है कि बेसिक्स तो समझे पहला बच्चा, बिल्कुल, इसको सर्कल बोलते हैं वो तो समझे, इसको स्क्वायर बोलते हैं। आप डायरेक्टली बोलेंगे सर्कल थ्योरम करो, कैसे आएगा बच्चे को? वो सर्कल ही समझ नहीं रहा है उसको क्या है। तो क्या इशारों से नहीं समझा सकते हैं आप कुछ? नहीं, वो नहीं समझेगा, आपको वो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाना पड़ता है, बच्चे को सर्कल क्या है समझाना पड़ता है। अब बेसिक चीज भी अगर उसको समझ गया तो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ओके, रेडियस कैसे निकालना है, डायमीटर किसको बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, वो दिखा दीजिए तो चलेगा। अगर हायर चीज भी वो नहीं पढ़ता, इट इज फाइन,
नो प्रॉब्लम, बेसिक्स तो उसका स्ट्रॉन्ग करिए, उसको हम आईईपी बोलते हैं। अब छोटे बच्चों में भी हम करते हैं कभी कभी स्कूल्स में। अब टीचर ने अभी सीबीएसई पोर्शंस में हिंदी आ जाती है, आई लिखने में, नॉर्मल बच्चों को भी हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो अभी ये स्पेशल किड्स का क्या करें? तो हम टीचर्स को बोलते हैं कि एज ए स्पेशल एजुकेटर टीचर्स को मैं बोलती हूँ एक आईईपी बनाकर देती हूँ उनको, कि ठीक है आपके बच्चे को आप इतना ही पूछिए, रिकॉग्नाइजेशन कर दिया, अ से अनार हो गया, आ से आम हो गया, फाइन, इट इज ओके। वो आ लिखता है, अगर थोड़ा भी उसने लिखा तो टीचर बोलती है ओके मैम हम मार्क्स दे देंगे। जी मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बच्चे को नॉलेज दिया कि नहीं हमने, कितना नॉलेज दिया वो। पर ये सिर्फ टीचर का नहीं होता है, पेरेंट्स भी घर में करने होते हैं। पेरेंट्स को भी घर में बैठना पड़ता है और देखना पड़ता है कि मेरे बच्चे को क्या आता है। जब हम आईपी बनाते हैं तो अकेले खाली कोई आईपी नहीं बनाता है, टीचर बैठती है, क्लास टीचर बैठती है, पेरेंट्स बैठते हैं, स्पेशल एजुकेटर बैठती है, सब बैठ के हम आईपी बनाते हैं। फिर वो पेपर बच्चे के पास जाता है, फिर अभी पेरेंट्स को, माँ को मालूम है कि मुझे इतना ऐसे पढ़ाना है बच्चे को, ओके, तो अब वो बच्चा आपके एग्जाम के लिए रेडी है। अगर हम इस तरीके से करें, जैसे आपने कहा अ से अनार, वो लिख तो रहा है बट हम एग्जाम्पल के तौर पे अनार भी लाए तो यस वो करना पड़ता है, स्कूल में करते भी है, टीचर बताती भी है ऐसा, सब बच्चों के, सब नॉर्मल किड्स को भी बताना पड़ता है। बट कुछ चीजों के लिए तो हम एग्जांपल ला सकते हैं, बट ई से एलिफेंट हाथी कहाँ से लाएंगे? वो टॉयज होते हैं ना, टॉयज दिखाते हैं बच्चों को इस तरह से, बिल्कुल, तो बच्चा समझता है। ऑटिस्टिक बच्चे मैं बोलेंगे बहुत स्मार्ट रहते हैं, वो तुरंत बोलेंगे। अब ऐसे भी बच्चे हैं जो मैं जब उनका लेती हूँ तो वो, उनको मालूम है वो ग्रेप्स है, लेकिन अंगूर नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे ग्रेप्स। फिर मुझे बोलना पड़ता है बेटा ग्रेप्स हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हम लोग को हिंदी में से अंगूर अंगूर बोलना है करके, तब जाके वो बच्चा बोलता है। वो रिपीटेडली हमको करवाना पड़ता है, दैट इज द थिंग। तो मैम आपको क्या लगता है कि स्कूल सिस्टम और जो हमारी सोसाइटी है वो ऐसे बच्चों को तो स्पेशल किड बोल दे रही है, तो वो कहाँ फेल हो रही है ऐसे बच्चों को समझने में? स्कूल सिस्टम में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स को पहले एजुकेट करना पड़ता है कि स्पेशल किड्स अगर आपके क्लास में है तो आपको किस तरह से बिहेव करना है उनके साथ, आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बच्चे से। आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि मैडम ये तो लिखता नहीं है, ये तो बोलता नहीं है, ये इसको मैं बुलाती हूँ तो आता नहीं है, तो बैठने दो, ऐसे नहीं करना है। आपको उसके साथ समझना है। नहीं, आजकल तो हर एक क्लास में 2-2 टीचर होती है। जब हम छोटे बच्चों के क्लासेस में देखते हैं तो एक टीचर वो बच्चे को लेके बैठेगी और एक्टिविटीज कराएगी कि हाँ ठीक है ये करो, देखो टीचर ने कैसे समझाया, तो वो हेल्प करता है। तो स्कूल ऐसे हेल्प करना चाहिए और एक स्कूल के पास सेटअप होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। बहुत सारे स्कूल के पास ये सेटअप्स नहीं होते, दो उनके पास एफिलिएशन है सीबीएसई आईसीएसई का, पर उनके पास सेटअप नहीं रहता। हाँ, जैसे मैंने बोला एडीएचडी बच्चे डायरेक्टली क्लास में आप नहीं बिठा सकते एडीएचडी बच्चे, बिल्कुल नहीं। तो आप ठीक है पहले लेकर जाइए उसको, वो सब उसको घुमाइए, वो रूम में लेकर जाइए, ट्रैम्पोलिन में जंप करवाइए उसको इस टाइप के स्पोर्ट्स के जो आइटम्स रहते हैं उसके अंदर हम लोग करवा रही है, जिग-जैग उसको घुमाइए, इस सब करके उसके बाद आप क्लास में बिठाइए। सिटिंग टॉलरेंस बढ़ता है बच्चे का। ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी बच्चा घूम टहल के आया, एनर्जी वहां पे चली गई, वही तो अब फिर अभी तो बैठेगा ना बच्चा, अभी एनर्जी चली गई, अभी यानी जो कूदने की एनर्जी थी वो तो चली गई, अभी बैठेगा, पर दिमाग का क्या? टीचर फोकस करना है ना, फिर टीचर को उसको लेके बार बार बुलाना है, उसका नाम ले लेके बुलाना है, ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है। ये करना होता है, तब वो बच्चा भी अटेंशन देता है। हाँ टीचर ने बुलाया मेरे को, ओके टीचर ने कराया। कुछ टीचर्स करती भी है स्कूल में, ऐसा नहीं, पर कुछ टीचर्स अपने अपने टाइम रहता है, उनको नहीं समझ रहा है, नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिलता है, तो बच्चे का नुकसान हो रहा है वहाँ पर। तो मैम जब ऐसे बच्चे क्लासरूम में रहते हैं तो नॉर्मल बच्चों के साथ तो चलो ठीक है हो जाएगा, बार बार हम उन्हें बुलाते रहेंगे उनके नाम से, बट अगर एक क्लासरूम में अब उसी तरीके के बच्चे एडीएचडी के कई सारे बच्चे हैं तो सबका पर्टिकुलर नाम लेके बुलाना पड़ेगा बार बार। हाँ, बार बार नाम कहते हैं। तो इस तरीके से जनरली स्कूल्स में देखते हैं कि 2-3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए बच्चे, क्योंकि टीचर को भी उसको हैंडल करने को आना चाहिए, तो वो लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिविजन्स रहते हैं तो वो लोग डिवाइड कर लेते हैं बच्चे पे, तो टीचर पे इतना लोड नहीं आता है। तो मैम जो ऑटिज्म बच्चे हैं या फिर स्पेशल किड्स हैं, इनका जो स्टिग्मा है वो हमें सोसाइटी से कैसे हटा सकते हैं? ये अपनी सोच पे डिपेंड करता है। जैसे भी आपको ऑटिस्टिक बच्चा दिखता है या फिर एडीएचडी बच्चा दिखता है तो आपको उसको समझना चाहिए, आप उसको डायरेक्टली लेबल नहीं करना चाहिए, राइट? अगर आप समझ ही नहीं रहे हो उस बच्चे को
तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने ही वाला है आपको, तो वो फिर नफरत ही होगी उस बच्चे से। वो बच्चा आया क्यों, वो बच्चा मेरे बच्चे के साथ बैठा क्यों, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, दैट इज रॉन्ग। ये सिस्टम हमको बदलना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज आज इंडिया में यही है कि ये सोच नहीं बदल रही है। ओके तो मैम जैसे कि थेरेपीज बहुत जरूरी है इसमें, और घर पे भी थेरेपी जरूरी है और बाहर के लिए भी, क्योंकि बाहर जाएंगे तभी पता चल पाएगा कौन कौन सी थेरेपी करनी है। बट कुछ पेरेंट्स तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए सही, उनकी कंडीशन सही है, बट कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडीशन सही नहीं होती, वो इतना पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है इनके लिए? गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, जैसे NIS मैंने कहा, एक वो है जो LD बच्चों के लिए रहता है, SLD बच्चों के लिए है, वो वाला है। फिर ऑटिज्म फैमिली भी है, वो भी है गवर्नमेंट के पास, तो वहां पर भी जा सकते हैं। वो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन, और वो हेल्प करते हैं। फिर एक मैंने आपको दिशा बताया था, दिशा भी है। दिशा ऐसे क्यूरिकुलम बनाते हैं, जो IEP के बाद जो मैंने आपको की थी, वो दिशा भी करती है ऐसा। दिशा एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पेरेंट्स ये सब जाना चाहिए, वहां पर एक्सप्लोर करना चाहिए, तब जाके उनको समझ में आएगा कि मैं अपने बच्चे को कैसे चेंज कर सकती हूँ। सिर्फ थेरेपीज ही नहीं होते हैं, जैसे मैंने कहा होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क में ये सब चीज है। फिर दूसरी एक चीज होती है कि सब में ज्वाइन हो जाइए कम्युनिटी में। जैसे बहुत सारे स्पेशल किड्स के बच्चे रहते हैं, आप उसमें ज्वाइन करिए, नो पेरेंट्स में। सो एक दूसरे का समझने में, करने में पता चल जाता है। चल जाएगा। जैसे मैंने भी ऐसे ग्रुप बनाए हैं बच्चों के लिए कि यस, पेरेंट्स मिलने चाहिए अंदर, पेरेंट्स समझने चाहिए, हाँ मैं ये थेरेपिस्ट के पास गई थी, यहाँ पर इसने अच्छा कराया, देखिए आप भी जाइए करके, तो ऐसे बोलते हैं। फिर घर में मैंने इस तरह का कराया था, आप ट्राई करके देखिए, घर में भी आपको ये समझ में आएगा। तो ये जब डिस्कशंस होता है ना, तो पेरेंट्स को अपने आप मोटिवेशन मिलता है कि मेरा बच्चा अकेला नहीं है, और भी बच्चे हैं, और भी पेरेंट्स ऐसे ही जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे भी इसके अंदर भाग लेना था। बट ये तब होगा ना जब खुद को कोसना बंद कर देंगे कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया, पुराने कर्म में है ऐसा। वो नहीं करना चाहिए, वो बहुत बुरी बात है। अगर वो आपके माइंड में आए, ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं काउंसलिंग के फर्स्ट सेशन में ही आके वो ऐसे बोलते हैं, तो मैंने कहा ये गलत बात है ना। अगर आप पहले से ऐसे सोचेंगे तो आगे चलेगा कैसे, बच्चे कैसे करेंगे, आप किस तरह से बच्चे को सुधार सकते हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं, बच्चे को भी कोसते हैं, तू क्यों मेरे पल्ले पड़ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। दैट इज रॉन्ग थिंग। तो ये वो स्टिग्मा आपने बोला, ये स्टिग्मा यहीं से शुरुआत होती है। आप पहले यहीं पर आप एलिमिनेट करिए, बोलिए कि नहीं मेरा बच्चा स्पेशल किड है, यानी वो सबसे अलग क्यों है, क्योंकि उसकी थिंकिंग ही अलग है, तो मुझे उसको और सुधारना पड़ेगा और करना पड़ेगा उसके लिए। यस, ही इज अ वेरी स्टार किड। तो वो अगर आप मन में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चों को है। अगर आप बर्डन लेके चलते हो तो बच्चों में आप कितना भी थेरेपीज करो, कितना भी पैसे खर्च करो, वो नहीं होने वाला। तो मैम एक और कंसर्न है कि 2 ऑटिस्टिक बच्चे, 2 ADHD बच्चे, 2 SLD बच्चे, 2 LD बच्चों में दोस्ती हो सकती है? होती है ना, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है, एक SLD हो गया, LD, इस तरीके से हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि SLD LD बच्चों का मैंने कहा ना IQ का प्रॉब्लम होता है, उनका ये विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, IQ का प्रॉब्लम होता है। तो वो बच्चे समझते हैं, अच्छे से कर सकते हैं वो लोग। अभी जैसा मैं ग्रुप सेशन भी लेती हूँ बच्चों का, तो मैं स्कूल में जाती हूँ ना, तो ग्रुप सेशन लेती हूँ बच्चों का। ऑटिस्टिक बच्चा भी होता है, ADHD भी होता है, वहां पर वो दोनों खिलाते हैं उनको, 2-3 लोगों को साथ में, उनको स्पीच थेरेपी लेती हूँ, तो कर सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है, आराम से हो सकता है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन बच्चों में वो थिंकिंग ही नहीं रहती भेदभाव की। वो हम जैसे जो हम लोग बहुत, हाँ, क्योंकि हम लोग के पास बहुत IQ रहता है ना, तो हम ये सब हम ही सोचते हैं, वो ये सब नहीं सोचते। उनके सामने जो आ गया, उनको अच्छा लगा, बात किया, जैसे आपने कहा फैमिली मेंबर भी एक अटैच होता है, बिल्कुल वो भी रहता है, उनके वो अटैचमेंट भी रहता है, वो उसी के पास जाएगा, उसी से खाना खाएगा, उसी की बात सुनेगा। बट क्या अगर वो फैमिली मेंबर तो अटैच है, एक समय पे अगर वो दूर हो गया फिर? हाँ, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसको अगेन वो डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमको वो समझना चाहिए कि हम वो उसको डाइवर्ट भी करने को आना चाहिए, कि अगर वो पर्सन सामने नहीं है तो आप किस तरह से उस बच्चे को संभाल रहे हैं, किस तरह से उस बच्चे को कर, पूरा तरह से उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना उस पर्सन। कुल मिला के अगर ऐसा बच्चा है
वो दोस्ती कर रहा है ठीक है, बट एक तीसरे पर्सन को भी ध्यान देना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि ज्यादा अटैच ना हो, क्योंकि कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आने वाली है कि वो दूर जाने वाला है। आप जिस तरह से बोलते हो बच्चों के फ्रेंडशिप के बारे में, मैंने स्कूल में देखा है जो नॉर्मल किड्स भी है वो इन बच्चों को कितने अच्छे से देखते हैं। इतना तो मैंने टीचर में भी वो इमोशंस नहीं देखा है। सॉरी टीचर्स अगर मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन वो बच्चों वो जो अगर उसने टिफिन गिरा दिया तो सब उसको उठा के देते हैं। अगर उसको वॉशरूम में जाना है तो सबके साथ चल नहीं रहा है तो दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ के लेके चलती कि चलो मैं चलती तुम्हारे साथ। तो ये जो है ना, ये किड्स में ही हम वो दिखते हैं, तो ये हम उनसे सीखना है हमको। ये जो आप बोलते स्टिग्मा जो होता है ना, दिस थिंग्स, ये इसमें बच्चों में कितनी अच्छी सोच है वो हम बड़े नहीं देख रहे हैं। मैं सच कहूं मैम, तो मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली। मेरे रिलेटिव्स में ही एक ऐसे पर्सन है, तो उनको देखते वक्त मेरे थॉट प्रोसेस अलग हो जाते थे। जैसे होता है ना कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो गांव में अक्सर ऐसा कोई बच्चा है ना, तो एक वर्ड यूज करते हैं वो पागल। फर्स्ट यार ये तो पागल है, ये तो ऐसा है, तो मेरे अंदर भी था। बट थोड़ा कहते हैं जब आप जानकार हो जाओ, वैसे कि मैं आप बताया कि वो मैं टर्किश जो सीरियल है वहां से देखने के बाद जितने भी पर्सपेक्टिव है मेरे वो चेंज हो गए, देखने का नजरिया बदल गया। अभी मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करता हूँ, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं मेरी। तो मैम ऐसे बच्चों के लिए, जैसा भी गवर्नमेंट की हमने बात की, स्कूल सिस्टम की बात की, तो स्कूल सिस्टम की मतलब कैसे स्टेप लेने चाहिए ताकि ये बच्चे जो है मतलब इनके लिए कुछ हो सके अच्छा? नहीं मिलेगा, वो सेटअप होना चाहिए, टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए आपको। ऐसे बच्चे हैं तो आप टीचर्स को ट्रेन करिए कि आप किस तरह से ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे के साथ। वो नॉर्मल किड ने 1 to 10 बोल दिया, लेकिन इसने तो बोला ही नहीं, इसने तो 1 पे 2 पे अटक गया। तो टीचर ऐसा नहीं बोल सकती कि ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो बोलेगा ही नहीं। नो, दिस इज रॉन्ग। वो टीचर को आप एजुकेट करिए कि ऐसे बच्चे तो आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आप अलग से कैसे पढ़ा सकते हो उसको। आप इनोवेटिव बनाइए टीचर को, क्रिएटिव करने के लिए टीचर को बोलिए कुछ क्रिएटिव करिए ताकि वो बच्चा करे। ADHD बच्चे बैठते नहीं है, आप क्या करेंगे? तो टीचर को वो क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि किस तरह से मैं बच्चे को बिठाऊं, वो बच्चे को कैसे क्लास में उसको करूं। बट मैम ये तभी हो पाएगा, सारे टीचर्स नहीं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो केवल पैसे के लिए काम करते हैं। यस, बहुत सारे ऐसे हैं केवल पैसे के लिए काम करते हैं, आए चले गए। बट वो कहते हैं ना कि अगर आप बिजनेस के धंधे में हो, कहीं काम कर रहे हो या फिर किसी फील्ड में रहो, जब तक आप उसे अपना बना के नहीं चलोगे, ये सोच के कि समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। एक तरीका, अगर जैसे कि डॉक्टर्स भी कई सारे हैं, सॉरी मैम, बट आपको बताओ कि डॉक्टर्स भी कई सारे हैं जो केवल पैसे के लिए काम करते हैं। वो भी होता है। हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, केवल पैसा चाहिए। वो गब्बर मूवी थी ना कि आदमी मर गया तो भी उसका इलाज करते जा रहे हो ही रहा है सब जगह। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे ऐसे कई सारे डॉक्टर्स भी होंगे जहाँ पे पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर ढूंढ रहे होते हैं, और उस टाइम पे उनको कोई सस्ता मिला, उनको लगा हाँ ये काम हो सकता है, उनके पास गए, बट सस्ते से ही काफी ज्यादा पैसा खर्च कर दिए, और सामने वाला डॉक्टर बोल रहा है देते जाओ। होता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को फिर क्या करना चाहिए? यहाँ पे वो पैरेंट को फिर चेंज करना चाहिए ना, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढना चाहिए कि वहां पर जाके मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊँ। तो क्या ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी हर शहर में है? होता है, ऐसा होता है। NIS स्कूल्स रहते हैं, हर शहर में रहते हैं, तो आप वहां पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो एफिलिएशन होता है ना स्कूल को, जैसे NIS का एफिलिएशन मिला है मुझे, तो फिर बाद में हम वो स्कूल में एडमिट कर सकते हैं बच्चे को, वहां पर लेके जा सकते हैं। बट इसकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को तो होनी चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वही तो वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए इन सब चीजों में। बिल्कुल, वही मैं बोल बस माथा पकड़ के बैठना नहीं है, सर्च करते रहना है कि क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं बेटर। तो मैम अभी तक का पॉडकास्ट तो काफी अच्छा रहा। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो भी पेरेंट्स अभी अपने बच्चों के लिए, जिनके पास भी ऐसे बच्चे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्पेशल किड्स वर्ड सुन रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी मैसेज क्या रहेगा आपका? सबसे पहले तो पेरेंट्स अपना नजरिया ही बदलना चाहिए। जब कोई स्पेशल बोलता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको पता है कि आपका बच्चा क्या है। बाहर वाले तो ऐसे ही समझेंगे स्पेशल है, डिसेबल है, डिसेबिलिटी है उसमें, ये सब है। बट पेरेंट्स को पेशेंस रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो जो लेबल लग गया है मेरे बच्चों में स्पेशली, वो मैं कैसे हटा सकती हूँ। क्योंकि आप सब जगह जाके रो तो नहीं सकते कि आपने ऐसा मेरे बच्चे को क्यों बोला, वो नहीं हो सकता है। आपका बच्चा जिस तरह से बिहेव करेगा, आज तो पेरेंट्स बोलते, कल वो बच्चे भी बोलेंगे उसको
कि ये तो कुछ अलग ही बिहेव करता है, बिल्कुल तो उस बच्चे का क्या क्या कंडीशन होगा? बिल्कुल मैम। वो बहुत बुरा लगेगा उसको। तो आपको एकदम संयम रखना चाहिए और आपको धीट होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरा बच्चा स्पेशल है, तो वो आपका बच्चा का स्पेशल लेवल लगा ही रहेगा, वो नहीं निकलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर स्पेशल के फिर 2 वर्ड चले जाएंगे, एक जो वो सोच रहे हैं, एक जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, काफी अच्छा लगा बात करके इस पॉडकास्ट को लेके। काफी ऐसी चीजें रही जो मुझे पता चली, ये चीजें होते हैं। मेरे भी जो भी अभी तक कंसर्न थे काफी क्लियर हुए और एक तरीके से पर्सपेक्टिव भी काफी चेंज हुआ, मैंने आपको बताया। अभी तक इस पॉडकास्ट में हमने कुछ ही क्वेश्चंस कवर किए हैं, मुझे पता है कि ये उतने नहीं हैं। अभी तो धीरे धीरे तार खुटेंगे, जितनी रिसर्च रहेंगी। आगे जब हमारा कोई और पॉडकास्ट होगा मैम, डेफिनेटली होगा, तो उसमें और चीजों पे बात करेंगे। बाकी आपका समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।